डियर ऑल, आज कहानी एक ऐसी महिला की जिसे खुद तो न्याय नहीं मिला, लेकिन उस महिला की बदौलत कई महिलाओं को सुरक्षा, समानता का अधिकार मिल गया। एक लैंडमार्क जजमेंट, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, शायद आपने कभी सुना हो या फिर नहीं भी सुना हो, लेकिन मेरा मानना है कि लेबर लॉ सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। फ्यूचर में अभी आप अगर स्टूडेंट हैं तो फ्यूचर में जाकर किसी वर्क प्लेस में काम करेंगे, किसी कंपनी के एम्प्लॉय बनेंगे, और ख़ास करके जब महिला एम्प्लॉय हैं, आप महिला कर्मचारी हैं, फिर आपके लिए वो क्या मुसीबतें रहेंगी जिससे आपको फाइट करना पड़ सकता है। वैसे ऐसी घटना किसी महिला के साथ न हो। जो कहानी, जो घटना भौरी देवी के साथ हुई थी, अब आप स्टोरी को सुनते जाएं। राजस्थान का बैकग्राउंड है, राजस्थान की स्टोरी है। जयपुर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर भटेरी नाम का एक गांव रहता है, विलेज रहता है, जहां 1985 में लगभग सरकार की एक योजना रहती है, वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहता है, जिसमें भौरी देवी एक दलित वुमेन है। वो उस योजना में काम कर रही होती हैं और उन्हें साथिन कहा जाता है, साथ देने वाले को। यहाँ कास्ट को मेंशन इसलिए करना ज़रूरी हो जाता है कि इस पूरे के पूरे फेमस केस लॉ में आपको इनइक्वालिटी नज़र आएगी, छुआछूत नज़र आने वाला है, और ऐसे कई सामाजिक टैबूज आपको नज़र आएंगे, स्टिग्मा, जो कि एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। संविधान तो सबको अधिकार देता है, मौलिक अधिकार भी है, लेकिन इस केस लॉ को पढ़कर आपको लगेगा कि न्याय व्यवस्था किस तरीके से हार जाती है। भौरी देवी एक दलित वुमेन है। वो वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पार्ट होती है, जो सरकार की योजना रहती है। 1985 की बात है। राजस्थान और हरियाणा, आपको मालूम है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कुछ सामाजिक कुरीति बहुत हद तक नज़र आती है, जैसे कि डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, छुआछूत की परंपरा। इस केस में भी यही होता है। भौरी देवी, जो कि वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी है, वो गांव-गांव जाकर हर परिवार को जागरूक करती है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो सही नहीं है, और हर बच्चियों को बचाना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों को 1 साल 2 साल में शादी कर दी जा रही थी। सारे विलेजर्स जो हैं, पहले तो जब बात अपने गांव तक नहीं आई, भौरी देवी दूर दूर जाकर के हर गांव में लोगों को जागरूक कर रही थी। लेकिन भौरी देवी जो ये काम कर रही थी, समाज को सुधारना चाह रही थी, तो कुछ लोग जो हैं इनके इस अच्छे काम की सराहना कर रहे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जब एक रमाकांत गुज्जर नाम का एक फैमिली है, एक इंसान है, वो रहते हैं। उनके घर में, वो गुज्जर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके घर में एक लड़की का बाल विवाह हो रहा है जिसकी उम्र 1 या 2 साल है। भौरी देवी वहाँ पहुँचती है। वो बार बार कोशिश करती है विवाह को रुकवाने का, और उसके बाद कई बार विवाह जो है वो टेम्पररी रुक भी जाती है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में, क्योंकि गांव वाले जो हैं, अगर कुछ वैसा स्टिग्मा भी है तो उन्हें ये सारी बातें समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि जो सुधार कर रहा है वही गलत है।
गांव वाले भी अगेंस्ट हो जा रहे थे भौरी देवी के, क्योंकि भौरी देवी जिस रमाकांत गुर्जर जिनके घर में बाल विवाह हो रहा है, उनके घर बाल विवाह को रोकती है। तो इस पूरी की पूरी घटना में कास्ट का रोल भी सामने आता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 17 कि छूत जो है उसको बिल्कुल एबोलिश कर दिया गया है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां आज भी ये परंपरा जो है चलती जा रही है। जैसे ही वहां पर विवाह रुकवाती हैं भौरी देवी, जो कि दलित वुमेन हैं, उनको ह्यूमिलिएशन किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है। गांव वाले लोग भी उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि भौरी देवी जो है वो बेसिकली कुम्हार कम्युनिटी से आती हैं, तो मिट्टी के बर्तन वगैरह, मिट्टी के सामान को बनाती हैं। तो वो खेत में एक दिन अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही थी, तो रमाकांत गुर्जर, उनके साथ 5 लोग आते हैं और उनके हस्बैंड के सामने ही उनका गैंग रेप होता है। इसके बाद कहानी जो है थोड़ा सा और अलग मोड़ ले लेता है। जहाँ राजस्थान, हरियाणा में बताइए आपको चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम वगैरह जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। तो भौरी देवी जब अपने गांव को सुधारने निकली, जब वो दूर दूर गांव जा रही थी, तो सभी लोग उनको अप्रिसिएट कर रहे थे, लेकिन जब अपने ही गांव में जब वो बाल विवाह को रोक रही है, तो उनका बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार होता है, उनका बॉयकॉट होता है। अपर कास्ट वाले लोग, क्योंकि वो दलित है, वो लोअर कास्ट की है, उनको काम भी नहीं देते हैं। जो गांव वगैरह में चलता है, कुछ उनको सामान ज़रूरत हो, दूध हो, पानी हो, कुछ वैसी ज़रूरतें भी उनकी पूरी नहीं हो रही थी। और गुर्जर फैमिली भी इसी कोशिश में थी कि भौरी देवी को सबसे दूर कर दिया गया था, उनका बिल्कुल बहिष्कार हो रहा था। जब दूसरे गांव में वो इस कुरीति को ख़त्म कर रही थी, तो लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब वो अपने गांव में ऐसा की तो फिर उनका अपमान हुआ। 22 सितंबर 1992 की वो घटना है, जब भौरी देवी खेत में काम कर रही हैं, उनके साथ उनके हस्बैंड हैं। तो जो रमाकांत गुर्जर अपने 5 साथियों के साथ गैंगरेप करता है, उसमें उसका एक भतीजा भी रहता है। और उनके हस्बैंड जो खेत में थे, जो फील्ड में थे, उनको ईंटा से मार दिया जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। और भौरी देवी भी वहीं पे मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। 12 बजे रात को लगभग जब भौरी देवी को होश आता है, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो पुलिस FIR ही नहीं लिखती है। फिर मेडिकल चेकअप की बात आती है, तो भौरी देवी को कहा जाता है कि आपको अपने पूरे कपड़े जो है उसको हटाने होंगे, तभी मेडिकल चेकअप होगा। और वहाँ भी उनको लोअर डाउन किया जाता है। तो चाहे पुलिस ऑफिसर हो या कोई अधिकारी हो, उनकी FIR तक नहीं लॉन्च करते हैं, रजिस्टर करते हैं। इवन मेडिकल एग्जामिनेशन में भी डिले किया जाता है। फिर उन्हें SMS हॉस्पिटल जयपुर में है, वहाँ रेफ़र भी किया जाता है। लेकिन वहाँ भी लोग, क्योंकि ये मामला जो है रेप से रिलेटेड है, तो वो कहते हैं कि आपको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेकर आना होगा। और मजिस्ट्रेट भी काफ़ी उस काम में डिले करते हैं और 52 घंटा इस पूरे मामले को बीत जाता है। जो आपको मालूम होगा कि रेप के केसेस में 24 घंटे में जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। भौरी देवी के केस में 52 घंटा डिले हो जाता है।
अब कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो पांचों दोषियों को बाइज्जत बरी कर देता है, एक्विट करता है। और जो रीजन सामने आते हैं वो रीजन हैरान करने वाले हैं और आप परेशान हो जाएंगे। और फिर वहीं से सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी गाइडलाइन दिया, एम्प्लॉयर को भी गाइडलाइन दिया, और हमारे बीच विशाखा गाइडलाइन जो कि पॉस एक्ट से पहले था वो सामने लाया जाता है। क्यों इसका नाम विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हुआ, विशाखा क्या था, वो सब अभी हम समझेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन ने जो रीजन दिया दोषियों को बाइज्जत बरी करने का, और जैसे ही दोषी बाइज्जत बरी होते हैं वो रैली निकालते हैं, भौरी देवी को इंसल्ट किया जाता है कि उसने झूठ बोला है, उसे झूठा बताया जाता है। कोर्ट ऑफ सेशन का कहना था, जो पहला उनका दलील था कि अपर कास्ट का कोई पर्सन, गुर्जर क्योंकि वो अपर कास्ट में है और वो दलित वुमेन रहती हैं, लोअर कास्ट की महिला को टच क्यों करेगा। उस समय छुआछूत की भी समस्या रही थी, कुरीति रही थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। दूसरा दलील जो कोर्ट ने दिया कि कोई भी चाचा भतीजा के सामने रेप जैसा कोई जघन्य अपराध जो है वो करेगा नहीं। मैं बताइए आपको कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है, विक्ट्री रैली निकाली जाती है गुर्जर समाज के द्वारा, और भौरी देवी को बताया जाता है कि वो झूठ बोल रही है, वही फंसा रही है। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन का भी रिपोर्ट है कि जाहिर सी बात है कि जब 52 घंटे बीत जाते हैं तो पांचों में से किसी भी दोषियों का सीमेन जो है वो नहीं बरामद होता है, रिपोर्ट जो है वो नहीं पॉजिटिव आता है, तो यहाँ भी भौरी देवी की एक हार होती है। पहले जब जजमेंट आते थे, क्योंकि हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 नहीं था और आईपीसी सेक्शन 354 जो कि अब बीएनएस एक्ट हम पढ़ते हैं, भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें कुछ बातें जो है हैरेसमेंट को लेकर अनक्लियर थी, जिसका फ़ायदा जो है वो आरोपी उठा लेते थे। और जब उस समय ऐसे मामलों पे जजमेंट आता था तो सोसाइटी को देखते हुए कि सोसाइटी पर कैसा असर होगा, कोर्ट का नतीजा उस तरीके से सामने आ जाता था। अगर सोसाइटी के एंगल से भी चीज़ें गलत हैं तो वो नज़र आती थी। तो कंपैरेटिव स्टडी किया जाता था कि अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो सोसाइटी पर क्या असर होगा। लेकिन भौरी के केस में, भौरी देवी के केस में, क्योंकि भौरी लोअर कास्ट की थी, भौरी देवी को इंसाफ नहीं मिल पाता है। बैकग्राउंड में ये भी है। हाई कोर्ट में भी जाया जाता है। ये कितनी लंबी कहानी आप सोचिएगा, 1992 की घटना है। हाई कोर्ट भी स्लो प्रोसीजर अपनाती है, वहाँ भी एकदम स्लो काम होता है। फिर एक दौर आता है जब आपको मालूम है कि मीडिया ट्रायल जो है वो स्टार्ट होता है, तो राजस्थान पत्रिका में एक स्टोरी पब्लिश होती है, जिसके बाद मोर्चा खोला जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि भौरी देवी सामाजिक कार्य को कर रही थी, तो बहुत सारे एनजीओ जो हैं उनके लिए आगे आते हैं, और उसी में से एक एनजीओ रहता है विशाखा। तो आर्टिकल 32 के जरिए पीआईएल फाइल किया जाता है और सवाल पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर महिलाओं के साथ अगर इस तरीके का जघन्य अपराध हो रहा है तो फिर रास्ता क्या है। इस केस में जब भौरी देवी के साथ ऐसी घटना घटती है, भौरी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। और ऐसी कई महिलाएं हैं जो आज भी न्याय को भटक रही हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, जो हमारे जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, कहीं ना कहीं उसका भी इन्फ्रिंजमेंट है। आर्टिकल 14 जो है उसका भी वायोलेशन है। इस केस में देखा गया कि 4 ऐसे आर्टिकल हैं जिनका वायोलेशन हुआ है। इक्वल प्रोटेक्शन, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ समानता बिफोर लॉ नहीं मिली। अगर ये प्रक्रिया में इतना डिले नहीं होता, प्रोसेस इतना स्लो नहीं चलता, तो शायद भौरी देवी को उसी समय न्याय मिल जाता और आज 3 दशक बीत गए हैं। फिर आर्टिकल 15 का भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी भेदभाव है, क्योंकि वो एक महिला थी। फिर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1G राइट टू ट्रेड ऑक्यूपेशन, इसका भी वायोलेशन है कि काम करने का जो हक अधिकार है, मतलब महिला के पास अब वो भी नहीं है। और आर्टिकल 21 का भी वायोलेशन होता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ। और सिर्फ जीने का हक नहीं, डिग्निटी के साथ जीने का हक, इसकी बात करता है आर्टिकल। जैसे ही PIL फाइल किया जाता है विशाखा के साथ, और भी बहुत सारे NGO जो हैं भौरी के लिए आवाज उठाते हैं, तो उसी वक्त यह एहसास होता है, गाइडलाइन आता है, क्योंकि विशाखा NGO के द्वारा ये किया गया था। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस लॉ जो है, इसका फैसला भी आता है। और वो फैसला बेसिकली एक गाइडलाइन होता है, दिशा निर्देश होता है। अब किन के लिए वो भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि आपको मालूम है कि पुरुष और महिला, कई बार पुरुष जो काम करे महिला उस काम को भी करती है, लेकिन महिलाओं को कम सैलरी मिलती है। और ये तो लंबे समय से बात उठ रही है। तो ये जो गैप है महिला और पुरुष के बीच में, ये जो जेंडर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी बहुत बड़ा रीजन इस केस में नजर आया। तो विशाखा गाइडलाइन इस घटना के बाद हमारे सामने आ जाता है, और विशाखा गाइडलाइन वुमेन के प्रोटेक्शन को लेकर के बात करती है, और बात करती है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न जो है वो बंद होना चाहिए। और इसमें इतनी बारीक बारीक बातें लिखी होती है जिसकी ज़रूरत हमें थी। IPC में नो डाउट सेक्शन 354 BNS का सेक्शन 354, अब क्योंकि IPC नहीं है वो BNS हो गया है। BNS में सारे वो IPC के सारे कानून जो है सब अब उसके अंदर हैं। तो महिला के साथ अगर कोई अपराध हो रहा है तो फिर BNS सेक्शन IPC में जो भी सेक्शन अवेलेबल थे 354 और 509, वो बहुत अनक्लियर थे। उसमें लूप होल्स था, अपराधी उसका फायदा उठा ले रहा था, वो क्लियर नहीं था। विशाखा गाइडलाइन जैसे ही आया तो कुछ निर्देश आए, महिला सुरक्षा की बात हुई। और चलिए एक एक करके मैं बताती हूँ आपको। पहला जो विशाखा गाइडलाइन में जो गाइडलाइन हमारे सामने था, वो बोला गया कि हर एम्प्लॉयर को ये आदेश दिया गया कि आपको अपनी कंपनी में इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनानी है। और वही इंटरनल कंप्लेन कमेटी, अभी हम जब पॉस एक्ट पढ़ते हैं तो इंटरनल कंप्लेन कमेटी और लोकल कंप्लेन कमेटी उसमें है। और कंप्लेन कमेटी तो है, चलिए आप बना दिए ताकि महिला अपनी बातों को रख पाए। अगर कोई महिला, क्योंकि ऐसे केसेस में महिला अपनी बात को रख नहीं पाती है, तो ये हर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि अगर महिला खुद से FIR लॉन्च नहीं करवा पा रही है तो एम्प्लॉयर खुद जाएगा FIR रजिस्टर करवाने महिला के बिहाफ में। इस एक्ट में जो भी दोषी हो
उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी बात आई गाइडलाइन में सामने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, ड्यूटी इम्पोज किया कि महिलाओं के अगेंस्ट अगर कोई अपराध हो रहा है तो फिर उसको पनिश किया जाए। और लगभग 16-17 साल बाद विशाखा गाइडलाइन के हमारे पास पॉस एक्ट आ गया। आज किसी वर्क प्लेस में अगर आपको पॉस से जुड़े हुए सेमिनार, ट्रेनिंग, कैंप्स करवाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सारा रोल जो है वो विशाखा गाइडलाइन का रहा। तो ये जो विशाखा गाइडलाइन जो है, जो लैंडमार्क जजमेंट आया, भौरी देवी को तो इंसाफ नहीं मिल पाया स्लो प्रोसेस के कारण। ऐसी कई महिलाएं हैं जो वर्क प्लेस में परेशान होती हैं, उनका उत्पीड़न होता है, उन्हें मोलेस्ट किया जाता है, ह्यूमिलिएशन होता है, उनका डराया धमकाया जाता है। फिर एक फेमस केस लॉ हुआ आफ्टर विशाखा, मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और फिर कानून तो बन गया 2013 में, हमारे सामने है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। आईपीसी में बिल्कुल क्लियर तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं थी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पहली बार किधर मिला, तो विशाखा गाइडलाइन में सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया कि कोई भी अनवेलकम एक्ट किया जाता है या वैसा बिहेवियर नज़र आता है, किसी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट डिमांड किया जाता है, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर अगर कोई एम्प्लॉयर मांगता है, या कोई अश्लील कमेंट करता है, तुम अच्छी लग रही हो, तुम बहुत ऐसी हो वैसी हो, अगर इस तरीके की बात करता है या पोर्नोग्राफी दिखाया जाता है, तो ये सब जो है अनवेलकम बिहेवियर है। तो किसी प्रकार का अनवेलकम बिहेवियर अगर महिला नहीं चाहती है तो वर्क प्लेस में नहीं होना चाहिए, ना फिजिकली, ना वर्बली, ना नॉन वर्बली, ये सब सेक्सुअल नेचर का अपराध है। तो ये तो रहा विशाखा गाइडलाइन, जिसके बाद हमारे पास पॉस एक्ट आया। तो एक जो जनरल प्रोविज़न आईपीसी का था, अब इस स्लाइड को देख लेंगे। 354 आईपीसी ABCD, महिला की मॉडेस्टी अगर डिग्निटी को लज्जा भंग करते हैं तो उसके लिए 1 से 5 साल का पनिशमेंट है। लेकिन ये जो भी आईपीसी के सेक्शन रहे हैं वो क्लियर नहीं रहे, उसमें हैरेसमेंट डिफाइंड नहीं था, लेकिन विशाखा गाइडलाइन ने डिफाइन किया। तो प्रॉब्लम क्या रहा, उसे हम कहते हैं प्री विशाखा एरा। आईपीसी के जो 2 प्रोविज़न रहे, आप एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखेंगे, तो वो सेक्शन बहुत लिमिटेड रहा, वो ब्रॉडली डिफाइंड नहीं रहा और सिर्फ फिजिकल छेड़छाड़ और ऐसी घटनाओं की बात कर रहा था। लेकिन 2013 का एक्ट जो सेपरेट लेजिस्लेशन है, उसमें वो हर बातें हैं जो महिला को वर्क प्लेस में अगर कुछ इस तरीके से हरासमेंट होता है तो उससे वो बचा सकता है। अब आईपीसी में मैं बताई हूँ सेक्सुअल हरासमेंट डिफाइंड नहीं था, एम्प्लॉयर के लिए कोई भी बातें नहीं की गई थी कि एम्प्लॉयर जो है कैसे कंप्लेन को लेगा, क्या करेगा। तो अब हर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाए भाई, आराम से जो उनके वर्क प्लेस में जो महिला काम कर रही है उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी है जो ऑफिस के अंदर है उसमें अपनी बातों को रखे, बताए। तो जो विक्टिम है उसके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं था, प्रोफेशनल स्पेस में वो कैसे काम करेगी, क्या करेगी। फिर विशाखा जजमेंट जो 1997 में आ गया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसका बैकग्राउंड भी है, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किया। विशाखा एक्ट नहीं है, बेसिकली एक लैंडमार्क जजमेंट है। भौरी देवी जो कि समाज सेवी रही है, उसको खुद न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन आज उनके कारण कई महिलाओं को न्याय मिल पाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि भाई सेक्सुअल हैरासमेंट का ये डेफिनेशन है, जान जाओ सब कोई। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयर को ड्यूटी दी गई कि महिला के बिहाफ में अगर महिला डरी है, सहमी है, पुलिस कंप्लेन करवाने से बच रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है बतौर एम्प्लॉयर, ये आपकी ड्यूटी है, आपको निभानी पड़ेगी। तो की प्रोविज़न, की टेक अवेज यही रहे विशाखा गाइडलाइन के कि क्लियर डेफिनेशन हमें मिल गया हैरासमेंट का। तो 2013 से पहले ही हमें हैरासमेंट का, सेक्सुअल हैरासमेंट का क्लियर डेफिनेशन मिल गया विशाखा गाइडलाइन में, जहां कंप्लेन कमेटी बनाने की बात की गई और ये मैंडेटरी कर दिया गया। आप एक्सटर्नल कुछ मेंबर्स को भी हायर कर सकते हैं और ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखे हैरासमेंट को लेकर के। वर्क प्लेस जो है वहाँ एकदम माहौल फ्री रहे। अपने एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी रही कि बाकी सभी एम्प्लॉय को ये बता दे जो मेल एम्प्लॉय हैं कि आपके कुछ दायरे हैं, आपको उस दायरे को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। और फिर पोस्ट विशाखा मतलब 2013 का पॉस एक्ट। लेकिन विशाखा गाइडलाइन होने के बावजूद जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर इसका भी लोग फ़ायदा उठाने लगे। कई ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लेन कमेटी का गठन नहीं किया। एम्प्लॉयर केस को रफा दफा करने लगा, अंदर ही अंदर मामले को सीक्रेटली प्रोसीडिंग करने लगे, सीक्रेट आर्बिट्रेशन स्टार्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सीरियसली नहीं लिया और फिर 16 साल के बाद 2013 में पॉस एक्ट हमारे पास आया। तो जो भी गाइडलाइन, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट का डेफिनेशन मिल गया था तो उसे विशाखा गाइडलाइन से एक्ट में डाला गया। वर्क प्लेस का डेफिनेशन उसमें दिया गया, कंप्लेन कमेटी के बारे में बताया गया, कैसे इंटरनल कंप्लेन कमेटी जो है उसका गठन होगा, फिर लोकल कंप्लेन कमेटी कैसे होगा, इंक्वायरी कैसे होगा, कंप्लेन कैसे होगा, एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ क्या है, क्लियरली चैप्टर नंबर 6 में मेंशन्ड है। फिर पेनाल्टीज का भी प्रोविज़न है इसमें। तो विशाखा जजमेंट ने पूरी की पूरी कहानी को ही बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर ये कहा कि अब ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि अपने वर्क प्लेस को बिल्कुल हैरासमेंट फ्री बनाए। उसके बाद लोगों में अवेयरनेस भी आ गया। अब खैर क्योंकि विशाखा गाइडलाइन जो है उसके बाद एक्ट आ गया, तो अब हम कुछ भी मैटर हमारा अगर सेक्सुअल हैरासमेंट रिलेटेड होता है तो हमारे पास प्रॉपर एक लेजिस्लेशन है जो देखने में आसान है पर उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो भौरी देवी जो कि चाइल्ड मैरिज को रोकने जा रही थी, उन्हीं के साथ घटना घट जाती है। और यहाँ पर जो सबसे फेमस फ्रेज है लॉ की दुनिया में, जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड, ये नज़र आता है। विशाखा गाइडलाइन से पहले तो कोई ऐसा लॉ ही नहीं था जो हैरासमेंट से महिलाओं को प्रोटेक्ट करे। गाइडलाइन के बाद लॉ बना 16-17 साल बाद।
बाकी मैं स्टोरी आपको बता चुकी हूँ, आराम से आप इसको घर में लिख सकते हैं। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट क्या रहा, आर्टिकल 14, 15, 21, 19, सबसेक्शन 1G का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भौरी के केस में भी जो है इन सभी का वायोलेशन हुआ, वरना भौरी को इंसाफ मिल जाता। तो जो की टेक अवेज रहे विशाखा गाइडलाइन के, डेफिनेशन मिल गया हम लोगों को सेक्सुअल हैरासमेंट का। इसके अलावा एम्प्लॉयर को उसकी ड्यूटी बताई गई कि पहले से ही भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक रिस्पेक्ट का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना, ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की नहीं, एम्प्लॉयर की है। अगर कोई मिसकंडक्ट हो रहा है तो तुरंत उस पर प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए, पनिशमेंट दिया जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। फिर कंप्लेन कमेटी बनाने की बात की गई और बताया गया कि उसमें महिला को भी रखा जाए। और प्रिवेंटिव मेजर भी है कि कैसे वर्क प्लेस में एम्प्लॉयर अगर चाह ले तो फिर माहौल थोड़ा सही हो सकता है ताकि महिला काम पे निकले। तो आईपीसी, उसके बाद विशाखा गाइडलाइन, और विशाखा गाइडलाइन के बाद अब पॉस एक्ट। तो अगर आप डायरेक्ट सेक्सुअल हैरासमेंट को पढ़ते हैं तो ये जायज़ नहीं होगा। हमने कितना स्ट्रगल किया, हम लोगों ने कितना फाइट किया और भौरी देवी ने कितना फाइट किया, तब जाकर महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचने का कोई लॉ बन पाया। ये जो सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो लॉ है, जो एक्ट है, उसका पूरा नाम है, इसे स्पेशली इसी तरीके से लिखना चाहिए, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल। जो बचाव का भी तरीका बता रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है आपको, इसे हम पॉस एक्ट भी कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सपोर्ट जो मिला है, आप इसको देख सकते हैं। सारी बातें मैं कहानी की तरह बता चुकी हूँ। केस क्या रहा, कौन कौन से जजेज रहे, क्या हुआ पूरे के पूरे केस में, बैकग्राउंड क्या रहा, सारी बातें जो है मैं बता चुकी हूँ। आराम से इसको लिख लेंगे। बेसिकली इसको पूरा समझना जो है वो ज़रूरी था। वैसे कुछ और भी बातें हैं इससे जुड़ी हुई, लेकर आऊँगी, लेकिन आज के लिए इतना ही।